अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक ना थमने वाला एक सिलसिला चल निकला है। जजेस और सियासतदानों की वीडियोज़ एक के बाद एक करके मंजर आम पर आ रही हैं और इन सभी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मरकज़ी जो नुक्ता है ये नून लीग ही है। जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का मामला भी हल पजीर ही था कि मरीम नवाज़ की चंद मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करने की ऑडियो सामने आ गई। अब इस पर बहस जारी ही थी कि लाहौर के हल्का 133 में जारी इलेक्शन मुहिम में पैसे देकर वोट खरीदने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो कुछ चैनल्स के मालिकान के हवाले से बात करती हुई जो है ना वो सुना जा सकता है उनको। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कुरान पाक पर हलफ लेकर जो हल्का 133 के हवाले से जो वीडियो सामने आई है उसमें हम देख सकते हैं कि कुरान पाक पर हल्फ लेकर 5 तारीख को शेर को ही वोट देने का कहा जा रहा है। लोगों को 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस हल्के से 2008 से ही जीतती आई है और एक शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मजबूत उम्मीदवार हैं। शायद इसी वजह से जो नून लीग है इस वीडियो को झुटला रही है कि वो किसी को भी वोट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो 89,000 वोट लिए थे 2018 में, तो उन्हें क्या ज़रूरत है 2-2 हज़ार रुपया देकर वोट ख़रीदने की। वो कह रहे हैं कि ये वीडियो कहीं और बनाई गई है। इस हल्के की इलेक्शन दौर से तो पीटीआई पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि नून लीग के मुकाबले में बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रह जाती है। लिहाजा नून लीग पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। हल्का NA 133 में जहां नून लीग के हवाले से वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर आम पर आई है, वहीं पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से भी मंसूब कर वायरल की जा रही है। इस वीडियो में भी वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इशू पर बात करते हुए कहा है कि जब इमरान खान EVM की बात करते हैं तो नून लीग को तकलीफ होती है। नून लीग वोट की बजाय नोट को इज्जत देती है। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ज़रा देखिए। पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है? ये वोट को इज्जत दे रहे हो। ये जरा नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? जब इमरान खान बात करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है, क्योंकि ये लोग एक खास सिस्टम के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर बरसर इक़्तिदार आए हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस सीट पर शाइस्ता परवेज़ मलिक इलेक्शन लड़ रही हैं, ये सीट उनके अपने ही मरहूम शौहर की वफात पर खाली हुई है। लिहाजा नून लीग का ये अपना हल्का है और दूसरी बात उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिलना है। ऐसे में पैसे देकर वोट खरीदने की नौबत क्यों आई, कैसे आई? मैं बात करूँगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। खुर्रम साहब, हुकूमत को तो एक और मौका मिल गया आप लोगों पर तनकीद करने का। आपने मुझे मदऊ किया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। सवाल मैं ये कर रही हूँ कि हुकूमत को एक और मौका मिल गया है आप लोगों पर तनकीद करने का। ये कौन से वोट को इज्जत दो की बात करते हैं? आप तो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, तो ये जो इज्जत दो की बात करते थे ये बिल्कुल झूठी है। दूसरी बात ये है, एक बात ये हकीकत है कि 2018 के इंतखाबात में आप लोगों ने 89,000 वोट इसी हल्के से परवेज़ मलिक साहब ने लिए थे। अब पैसे देकर खरीदने की नौबत क्यों आई? जी, मैं ये जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि वो इस वीडियो की तहकीकात करेंगे, हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि ये वीडियो जाली है। मरहूम परवेज़ मलिक साहब ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से ये सीट 2018 में जीती थी और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि उनकी जो अहलियाँ हैं जो ऑलरेडी MNA हैं लेकिन वो अब मुंतखब होंगी और वोटों से मुंतखब होंगी। ये वीडियो जो है ये एसेंशली पानी को गदला करने की कोशिश है कुछ हलकों की तरफ से, ताकि ये जो सारा मामला है साकिब निसार वाला वो दब जाए और इसके ऊपर चूंकि जिस तरह आप भी आज गुफ्तगू कर रही हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि इलेक्शन कमीशन इसको प्रोब करे, इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछा जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने नहीं बताया, ये तो बताया कि 80,000 वोट लिए थे तकरीबन परवेज़ मलिक साहब ने। 5,000 लिए थे। पीपल्स पार्टी का जी, उन्होंने 5,000 वोट लिए थे। तो उस वक्त भी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी
वो मुस्लिम लीग नून के हक में थी और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भी फतह नवाज शरीफ की होगी। जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है वो बिल्कुल गैर मंतकी है और आपको भी इसके ऊपर जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए कि अगर वोट खरीदने की जो मजमूम कोशिश कोई करता है, ईवीएम उसका इलाज नहीं है। जिसने वोट बेच दिया है वो ईवीएम के जरिए भी जाकर बटन दबाकर अपना बेचा हुआ वोट देगा। जिस तरह वो आज आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, हाँ, लाख आप कानून बना लें, कवायद ज़वाबित बना लें, जिसने वोट अपना बेचना है, जिसने वोट खरीदना है, तो उसने तो जाहिर है पैसे लेकर वहीं पे ईवीएम के जरिए जी कास्ट करना है ना। हमारी यही इस कौम के सामने यही सबमिशन है कि अभी जमीन से हकाइक इलेक्शन कमीशन की डस्का रिपोर्ट में आए हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमती एहलकारों की तरफ से इलेक्शन का प्रोसेस स्लो करने का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सरकारी गुंडों की तरफ से दस्का की गलियों में गोलियां चलाने का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको बाज़ जगह पर रोक कर अपनी मर्जी के नताइज लेने का हल नहीं है। तो जब ये ऐसे जो असल मामलात हैं ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में, जिसमें हम आज ये भी शामिल कर लेते हैं कि वोट खरीदे जाते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका हल है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर सियासी जमातों में इत्तेफाक भी हो जाए, सिर्फ वोटों की गिनती के मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो मैनिपुलेशन होती है, इलेक्शन वाले दिन जो मैनिपुलेशन होती है, उसके बाद जो मैनिपुलेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसका हल नहीं है और ना हो सकती है। इसीलिए जर्मनी में और बहुत सारे ममालिक में इन्हें गैर आईनी करार दे दिया गया है। बिल्कुल सही। आप भी जानते हैं पीटीआई तो इस इलेक्शन से पहले ही बाहर है। पीपल्स पार्टी ने 5000 वोट लिए थे, क्या वो इतनी रिवाइव हो चुकी है कि अब जो है ना वो ज़िमनी इंतखाबात में 1 लाख तक जो है ना वो वोट ले सकें? तो ये किसकी साजिश हो सकती है? किसने किया है? किसको फायदा होना है इसका? पीटीआई तो बाहर है इससे। जी मैं इस पे कोई कियास आराई नहीं करूंगा। जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये इंदिया दे दिया है कि वो इसकी तफ्तीश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि ये ऐसे मामलात का इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बिल आखिर अगरचे मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून नहीं है, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसका तदारक होना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्शन आज मुस्लिम लीग नून की पूरी जो कोशिश है और कैंपेन है पीडीएम का हिस्सा होने से, वो यही है कि अवाम की राय लेने का जो अमल है वो मुकद्दस है। उसको ना ही उसमें किसी इदारे की मुदाखलत होनी चाहिए, ना ही उसमें धौंस और धांधली होनी चाहिए, ना उसमें तशद्दुद होना चाहिए, ना उसमें अगवा होना चाहिए। हमें इस प्रोसेस को, उसका जो तकद्दुस है वो कायम करना है और ईवीएम तकद्दुस कायम करने का हल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं और इश्यूज हैं। और दूसरा जो साकिब निसार साहब की वीडियो तो दूसरी जो आई है वो एक अलग मामला है और उसमें मैं आपसे, आपके जरिए मेरी इस्तदा होगी कि आपके नाजरीन इस बात को साइड पर रख दें कि जी अगर नवाज शरीफ को फायदा होगा या मरियम नवाज को फायदा होगा। नहीं, यहां ये सवाल खड़ा हो गया है शौकत सदीकी साहब की तकरीर से, उसके बाद अरशद मलिक साहब मरहूम की बात से, उसके बाद जो राणा साहब ने एफिडेविट दिया और अब ये ऑडियो कि पाकिस्तान की अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, उनकी खुद मुख्तारी है, उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और मेरी ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ने इस वीडियो का नोटिस लिया है, अदलिया भी उस ऑडियो का नोटिस लेगी। तो आप लोग खुद ये मामलात सारे, खुद ये सारे सबूत, ऑडियोज, वीडियोस लेकर अदालत क्यों नहीं जाते? जी हम अगर हम जब जाएंगे, हम तो अपने मुकदमों के फैसले कालादम कराने के लिए जाएंगे। वो जिसमें मैंने कहा वो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के वकला बरादरी के लिए, उन सब के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया खुद मुख्तार है या नहीं है, या कम से कम 2018 के इलेक्शन के मामले में वो खुद मुख्तार थी या नहीं थी। यह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अदलिया ही खुद तफ्तीश करके दे सकती है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन का इंदिया दिया है, मेरी इस्तदा होगी, मेरी तवक्को होगी कि पाकिस्तान की हायर जुडिशरी जो है वो खुद इसका नोटिस लेकर अपने आप को इस दलदल से निकालेंगे।
लेकिन अगर सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाता फिर तो आप लोगों को चाहिए सारे मामलात लेकर अदालत जाएं और जो सच है झूठ है सब कुछ सामने आए और मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं बकौल आपके जो एक प्रोपेगेंडा ये तो सब बड़ी आसानी से फिर खत्म हो जाएगा। जी देखिए ना, जी आपके नाजरीन को बताना जरूरी है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर, जिसकी कोई उसमें इबाम नहीं है कि उन्होंने जुलाई 2018 में की थी, उसको मरीम नवाज अपनी अपील का हिस्सा मनोअन बना चुकी हैं। और वक्त के साथ जैसे हम खुद भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि बाकी जो वीडियोस हैं उनको किस तरह उनकी एक इंडिपेंडेंट जो क्रेडिबिलिटी है इस्टेब्लिश जब हो जाएगी, क्योंकि जैसे साकिब निसार की ऑडियो जो है वो अमेरिका में रिलीज हुई है और गैरेट डिस्कवरी ने उसे सर्टिफाई किया है, तो उसके जरिए बाज कानूनी पेपर्स जो हैं वो जब हासिल कर हो जाएंगे हमें, तो हम इसको जरूर हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि ज्यादा सवाल ये नहीं है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को क्या फायदा है, सवाल अदलिया की खुद मुख्तारी पर है कि क्या अदलिया के फैसले मैनिपुलेट होते हैं। कोई ऐसे इदारे हैं जो अदलिया के फैसले मैनिपुलेट करते हैं, इनको साकिब निसार ने अपने दोस्तों से तशबीह दी होना भी जरूरी है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा की एक ऑडियो सामने आई, नहीं देखिए ना जी, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ऑडियोज की क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में एक्सेप्टेबल जिस फॉर्म में होगी, ये दरअसल शौकत सिद्दीकी साहब का भी जब ये जो उन्होंने तकरीर तो बहुत पहले की थी, लेकिन जब ये हिस्सा तब बनाया मरीम नवाज की अपील का जब उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर को एक एफिडेविट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी, तो वो हमारे जो कानूनी का है पेपर्स उनका भी हिस्सा बन गई। इस तरह ये बाकी जो एविडेंस है जब ये पाकिस्तान की अदालतों में एक्सेप्टेबल फॉर्म में होगी तो हम जरूर इसको हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हमारी तवक्को यही है कि इससे बहुत पहले अदलिया नोटिस लेकर खुद अपने आप को इस मामले में एग्जैडोरेट करेगी कि अदलिया के फैसले खुद मुख्तारी की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर है, किसी दबाव की बुनियाद पर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चीमा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि नून लीग पैसे बांट रही है, 2-2 हज़ार रुपया देकर इलेक्शन ख़रीद रहे हैं ये लोग, ये वोट की तौहीन कर रहे हैं, जो नारे लगाते हैं वोट को इज़्ज़त दो। बात ये है, जो बात वो कर रहे हैं कि हमने तो 90,000 वोट लिए थे, हम तो ये सीट भी हमारी थी, जीते भी हम थे, जो परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद जो खाली हुई, तो हमें 2-2 हज़ार देकर वोट जो ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? ये आप लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखें, इसमें आप कह लें ये जो वीडियो है कहाँ से आई है, आप कह लें किसने बनाई है और कैसे सामने आई है, लेकिन किसी भी जगह आप कह लें कि ये वीडियो ऐसी नहीं लगती कि किसी ने खुदा न खास्ता को फैब्रिकेट की हुई है, और हर लेवल पे उसकी एक क्रेडिबिलिटी समझी गई। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आप कह लें कि 3 जगह पे ये कोई इस तरह की छोटी मोटी वीडियो को मजाक की तरह की होती तो आप कह लें इलेक्शन कमीशन इस तरह ना लिखता कि आईजी को लिखा, कमिश्नर को लिखा, बाकी जगह पे लिखा कि जहाँ पे इस पर इंक्वायरी करके हमें बताएं, नादरा को लिखा। सो मैं समझता हूँ कि इसमें और जिस तरह बड़े नेचुरल अंदाज में हो रहा था, मुझे समझ ये आती है कि पीपल्स पार्टी ने जब पैसे देने शुरू किए तो मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि हमें बड़ा एतमाद है कि हम बड़े पॉपुलर है, उनका एतमाद खत्म हो गया और वो पैसे देने चले गए हैं। सो ये बात ये है, ये आपका भी हल्का है, और जो हल्के के लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो आप लोग अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आप लोग इन लोगों की तस्दीक करवाएं, नादरा से पता कराएं कि ये लोग कौन है जिनको पैसे बांटे जा रहे हैं, मामला इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएं। आपके हल्के के लोग हैं ये जिनको पैसे बांटे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स
मैं कह रहा हूँ कि ये काम अगर नादरा ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों की ड्यूटी लग गई, आईजी पुलिस की ड्यूटी लग गई, नादरा की लग गई, बाकी की लग गई, जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वही ये काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा और वो करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए। लेकिन इससे अंदाज़ा ये एक चीज़ बड़ी बदकिस्मती की है कि जो हम तो करेंगे जमहूरियत ठीक हो जाएगी, लोग सिलेक्ट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो तो यहाँ पे जिस तरह मतलब जमहूरियत कदरों में तो सवाल आ रहा है। देखिए पीटीआई मैदान में नहीं है तो ठीक कैसे हो। मेरी बात सुने चीमा साहब, आप तो इलेक्शन अब ज़ाहिर नहीं लड़ रहे हैं, आपकी जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हुए उस वजह से आप तो हैं इस दौड़ से बाहर। बात यह है कि नून लीग को खतरा किससे है? उस पीपल्स पार्टी से जिसने 5000 वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। ये सीट तो नून लीग की है, नून लीग जीतती आ रही है यहाँ से, तो उन्हें 2000 दे के 2000 दे के वोट खरीदने की क्या जरूरत है? चीमा साहब मेरे ख्याल आप अगर मुझसे सवाल कर लें ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप फैसला दे दें। सवाल एक कर लें तो ये आखिरी सवाल मैं समझता हूँ कि देखें नून लीग ने पैसे से डर गई है मेरे ख्याल। अदरवाइज कोई ये बात आपकी ठीक है कि 88,000 वोट और 5,000 वोट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ कि इतना डिफरेंस हो तो आपको इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि आप पैसे की ताकत को ज्यादा समझ रहे हैं और इनका इंक्लिनेशन जो है या पुराना तजर्बा जो है पैसे की ताकत का वो शायद सामने आ रहा है। अदरवाइज अगर किसी बंदे का जमहूरी कदरों पर इतराज आपका ईमान हो, अगर पॉपुलैरिटी पे ईमान हो, परफॉर्मेंस पे ईमान हो, तो इस तरह होता नहीं है। इन्होंने को बहुत जल्दी कर दी है, या आप कह लें कि को खौफ किससे है आपके ख्याल में? खौफ पैसे से। देखें इसमें इशू मुझे जो नजर आता है बज़ाहिर शवाहद जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी साबित करना चाहती है कि हम आज भी पंजाब में हैं। जो इसका उन्हें एक बार चांस भर मिला है, हमारे ना होने की वजह से चांस मिला है। इतना ज्यादा रिवाइव कर चुकी है यहाँ पर कि 5000 वोटों से 1 लाख की वो जंप कर सकती है, जंप इन कर सकती है। बीबी मैं पीपल पार्टी की सफाई नहीं दे रहा। मुझसे एक दो लाइनें बोल लेने, फिर मैंने जाना प्रोग्राम पे। मुझे दो लाइनें बोल लेने प्लीज मुझे 2 लाइनें बोल लेने। बोल लूं मैं अगर इजाजत है तो? जी बोले भी, मेरा भी तो सवाल करना है ना, मुझे जवाब भी तो देने देना। तो आप जवाब दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली आप कह ले जी सारी जी मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं जी मैंने गुस्ताखी कर दी शायद आपसे। मैं कह रहा था कि पीपल्स पार्टी की सफाई देना मेरा काम नहीं है कि वो आप पहले को गेन किया कि नहीं किया। मैं अगर कोई वजह बाहर इसके अलावा वजह नजर नहीं आती, मुझे ये समझ आती है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आप गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, लगता है बात करने के मूड में ही नहीं थे। देख लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पीटीआई हुकूमत के कई ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हो सके। करोड़ों नौकरियां और लाखों घर देने का वादा अगर साइड पर भी कर दिया जाए तो एहतसाब के जो नारे लगाए गए थे वो भी पूरे नहीं हो सके। एहतसाब के नाम पर कई बड़े मुकदमात और गिरफ्तारियां की गई, लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक टके की जो है ना वो एक पाई भी रिकवर नहीं हुई, ना किसी का करप्शन जो जुर्म साबित हुआ। नतीजा सारे सियासतदान जो हैं वो आज ज़मानतों पर बाहर हैं। यहाँ तक कि अदालतों के कुछ मुल्ज़मान और सज़ा याफ्ता मुजरिम भी इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं और ज़्यादा बरतानिया में बैठे हुए हैं। इसहाक डार और मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। चूँकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसे मतलूब अफराद के तबादले का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के इश्तिहारी मुजरिम जो बरतानिया में बैठे हैं उन्हें पाकिस्तानी हुकाम जो है ये वापस लाने में नाकाम है। लिहाजा हुकूमत ने मतलूब मुल्ज़मान और मुजरिमों के वीज़े मनसूख कराने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और इस अमल के लिए बरतानवी हुकाम से रेड मिशंस मुआहदे पर मुज़ाकरात करने की तैयारी हो रही है। वज़ारत दाखिला इस हवाले से मुतहरिक है कि इनके वीज़े मनसूख करा दिए जाएँ ताकि जो मतलूब अफराद के पास पाकिस्तान वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इसहाक डार, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और नवाज़ शरीफ समेत दर्जनों अफराद जो हैं ये बरतानिया में मौजूद हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके वीज़े कैंसिल कराने की मनसूबाबंदी की इत्तलात है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि सियासतदानों पर मुकदमात बना तो दिए जाते हैं
लेकिन कभी कुछ हतमी तौर पर साबित नहीं होता, और ऐसे में बैरून मुल्क आने जाने का जो सिलसिला है ये जारी भी रहता है और जो केसेस हैं वो साल साल अदालतों में चलते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी हुकाम बरतानिया में मुकीम इन अफराद के वीज़े किन बुनियादों पर कैंसिल करवाएंगे, और फिर क्या ये मुमकिन है कि वीज़े कैंसिल होने के बाद वो पाकिस्तान ही वापस आएँ या किसी और मुल्क चले जाएँ? तो हुकूमत क्या करेगी? पीटीआई हुकूमत के लिए नवाज शरीफ समेत दीगर मुजरिमों को वापस लाना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है, कितना मुश्किल है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, मुआहदा करने जा रही है हुकूमत बरतानवी हुकूमत के साथ कि जो वहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो भागे हुए हैं यहाँ से, जिनको सजाएं हुई हुई हैं या जिनके केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर, उनके वीज़े आप कैंसिल करें और उनको वापस भेजें। हाँ, ये मिशन एक होता है, तो इसका फॉर्मल नाम तो नहीं है, पर इनफॉर्मली इसको यही कहा जाता है कि जाके कोई मुतालबा भी करना हो और उसके लिए एक मिशन बने तो वो ये कहलाएगी। लेकिन जहाँ तक मियाँ साहिबान के इंग्लिस्तान से निकाले जाने की वजह तो एक ही हो सकती है कि उनके वीज़ा किसी न किसी बुनियाद पर कैंसिल हो जाए। अब दो अलग किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं। एक कार्रवाई होती है जो कि उसको हैंड ओवर प्रिजनर को किया जाता है टू हिज होम गवर्नमेंट, और इसको डिपोर्टेशन कहा जाता है। डिपोर्टेशन। और एक होता है कि आप उसको वैसे कहते हैं कि भाई आपका वीजा खत्म हो रहा है या हो गया है और इस तारीख को और आप निकल जाए, वो एक्सपल्शन है। अब मियाँ साहब को डिपोर्ट करते हैं कि एक्सपेल करते हैं, ये अभी वीजा एक्सटेंशन की जो उन्होंने दरखास्त दी थी वो एक दफा तो रिजेक्ट होगी, अपील में गए हुए हैं, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता चौधरी साहब। हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा, पर जो डिपोर्टेशन है ना, वो हमारे यहाँ इंग्लिस्तान से तो नहीं, इंग्लिस्तान से तो कभी नहीं, पर अमेरिका से 2 मरतबा रिसेंटली हुई है, नैब वालों ने जो करवाई है। एक एडमिरल मंसूरुल हक थे, आर्मी चीफ, नेवी के चीफ थे, उनको हिरासत में लेके और यहाँ भेजा गया, पाकिस्तान भेजा गया। और दूसरे थे ये पंजाब बैंक के चेयरमैन, उनका नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, पंजाब बैंक के चेयरमैन थे हमेश खान। हमेश खान को हथकड़ी लगा के और उन्होंने जहाज में बिठाया था, और यहाँ भी हथकड़ी लगे हुए वो उतरे थे। इन 2 के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है नुमाया जो एक्स्ट्राडिशन, ये एक्स्ट्राडिशन है या डिपोर्टेशन है। और एक्स्ट्राडिशन और डिपोर्टेशन जो होती है, आप एक्स्ट्राडाइट करते हैं एक मुल्क से जहाँ उसने पनाह ली हो अपने उसके वापस होम स्टेट पे। लेकिन एक दूसरी है कि आप एक्सपेल कर देते हो, सही। वो होती है अगर आप वीजा खत्म हो गया है तो बरतानिया आपको कहेगा भाई साहब आप चाहे हमारी तरफ से फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, इटली जाए, टिम्बकटू जाए, यहाँ से निकले, आप यहाँ से इसमें निकल जाए। और हम लेकिन इतना आसान है ये लेके आना जो हुकूमत पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रही है? जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं, हम हर 4-6 महीने बाद देखते हैं ये हुकूमत एक्टिव हो जाती है। क्या ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है या वाकई हुकूमत ये संजीदा कोशिशें कर रही है और ये ऐसा हो सकता है? हम इससे पहले देख चुके हैं, अल्ताफ हुसैन को लाने की किस हुकूमत ने बातें नहीं की, कामयाब नहीं हो सके। इसहाक डार को बाहर से वापस लाने की बातें ये हुकूमत करती रही, वापस नहीं ला सके। हसन हुसैन तो वैसे ही, हसन हुसैन नवाज तो वैसे ही नेशनल हैं, उनकी नेशनलिटी कैसे कैंसिल करवाएंगे? तो इतना इजी है जितना ये हुकूमत समझ रही है, बस अपना टाइम पास करिए कि जो वादा किया था एटलीस्ट हम कोशिश तो कर रहे हैं आवाम के सामने।
नहीं, ये आसान नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मैं 1000 कह रहा हूँ, तो छोटा नहीं, एक्चुअली सुना था तो 4000 से ज्यादा अरबपति लोग हिंदुस्तानी नेशनैलिटी के लंदन में पनाह लिए हुए। उनके रेड वारंट भी निकले हुए हैं, उन्होंने फ्रॉड किए हुए, उन्होंने फोर्जरियां की हुई हैं, उन्होंने फैब्रिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की, उनके खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हुए, सजाएं दी, और वो वहां बैठे। रशियन ओलिगार्क जिनको कहते हैं आजकल, रशियन ओलिगार्क, जिन्होंने रूस सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बेइंतहा दौलत बनाई, अरबहा, वो भी वहां बैठे हुए, उनको कोई नहीं निकालता। बल्कि बरतानिया तो कहता है, बरतानिया का एटीट्यूड तो यह है, लाओ भाई हमारे आपने दौलत, आप भी इधर आ जाओ और दौलत भी अपनी ले आओ। सेफ हेवंस। वो दौलत बरतानवी बैंकों में रख देते हैं, और मियाँ साहब के पास भी इतनी बहुत सी दौलत है, अरबहा में है, और वो भी अगर बैंक में उनको रख रहे, तो अमेरिका को, ये बरतानिया को कोई इससे गरज नहीं है कि आपने पीछे के अल्ताफ हुसैन की तरह 171 इंसानों को कत्ल कराया हुआ है, या आप पाकिस्तान के खिलाफ एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, उसके खिलाफ आप लोगों को अंगेख करते हैं। जब सब इंटरपोल नहीं इस्तेमाल हो सकता इन लोगों के लिए? अगर हो सकता है तो फिर मुआहदों की क्या जरूरत है? इंटरपोल की खिदमत नहीं ली जा सकती? नहीं, इंटरपोल की भी प्रॉब्लम्स है। क्या? इंटरपोल में जब ये जाते हैं तो इंटरपोल को एक चीज ख्याल करनी पड़ती है, जो होम सेक्रेटरी बरतानिया को भी बरगला सकती है, लेकिन होम सेक्रेटरी बरतानिया के पास फिर भी कवानीन और फिर भी ऐसे सहूलतें हैं कि वो इनकार करे। इंटरपोल को जब ये जाते हैं तो इंटरपोल को क्या कहते हैं? इंटरपोल को कहते हैं कि इंटरपोल अगर आती है कि हमारे पीछे हमारी सारी ये कार्रवाई जो है हमारे खिलाफ, ये हमारी विक्टिमाइजेशन, हमें सियासी तौर पे हिरासा करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अब इनके पास बड़ा कुछ है ये कहने के लिए कि हम विक्टिमाइज हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की वो तकरीर जो इमरान खान ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में वो स्टेडियम में की थी कि मैं इनके एयर कंडीशनर भी जाऊंगा तो ले लूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, यानी मैं इनके साथ खूब सख्त सलूक करूंगा। और वो कहने को उस वक्त का ऑडियंस जो है वो तो बड़ा राजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब एक बात बताएं, जब इंग्लैंड में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनकी अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर इतना पैसा लेकर वो वहाँ पर गए हुए हैं, इतनी जायदादें हैं वहाँ पर उनकी, तो इंग्लैंड ऐसे लोगों की नेशनैलिटी क्यों कैंसिल करेगा? क्यों अपने मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर भेजेगा? इंग्लैंड को क्या फ़ायदा है? क्यों वो पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करेगा? नहीं करेगा। और इंग्लैंड अगर करेगा तो ऐसी शराइत रखेगा कि जिससे इंग्लैंड को मजबूर न किया जा सके, उस आदमी को वहां से गिरफ्तार करके डिपोर्ट न किया जाए। सही। डिपोर्ट या एक्स्ट्राडाइट न किया जाए। अगर मुआहदा करेगा तो एक्सपल्शन का कर लेगा कि हम निकाल देंगे उसको, वो जाके फ्रांस में बैठ जाए, बिल्कुल यूरोप में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ को और इसहाक डार को, हसन हुसैन नवाज को, अल्ताफ हुसैन को वापस लेकर आना। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक कोरोना, दर्जनों ख़तरनाक किस्में, 20 लॉकडाउन, सैकड़ों मुतासर ममालिक हैं, हज़ारों हिफाजती इक़दामात, लाखों जानें, करोड़ों बीमार और अरबों डॉलर का नुकसान। अल्लाह अल्लाह करके कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म होने ही जा रहा था कि एक नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आ गई है। ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे ख़तरनाक किस्म साबित हो सकती है। ये जो वायरस है ये जनूबी अफ्रीका से उठने के बाद बरतानिया, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पहुंच चुका है, जबकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान भी इस वायरस से बच नहीं सकता, लिहाजा एहतियात करना होगी। मगरबी दुनिया इस वायरस से डरी हुई है। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसान पर कितना असर करता है इसका जो हतमी तौर पर पता है ये आइंदा चंद हफ्तों में लगाया जा सकेगा। लेकिन WHO ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक ब्रीफिंग में रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के केसेस को रिपोर्ट करें, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको तेज़ करें और बर वक्त बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए ख़तरे पर मबनी जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल करें, यानी जहाँ ज़रूरी है वहीं पर सफरी पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। नाज़रीन, ये दिसंबर 2019 की बात है जब कोरोना नामी वायरस ने चाइना से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। फिर अस्पताल भर गए, इमरजेंसियाँ लग गईं, बाज़ यूरोपीय ममालिक का तो हेल्थ सिस्टम ही बैठ गया, मशतें जो इकॉनमीज़ थी वो तबाह हो गई, लाखों लोग मारे गए और आखिर दुनिया ने इस मुसीबत से भरपूर जंग लड़कर इसे शिकस्त दी। लेकिन ओमिक्रॉन नामी वायरस एक बार फिर से घात लगाए बैठा है जिसे ख़त्म करना यकीनन ज़रूरी है। जैसे WHO ने बताया है कि इस नए वायरस के बारे में अभी तहकीक को हतमी शक्ल नहीं दी गई, तो फिर आखिर इसका इतना खौफ क्यों है? अभी तक कोई बड़ा नुकसान तो सामने नहीं आया, तो तरक्की याफ्ता ममालिक इससे डर क्यों रहे हैं? मैं बात करूंगी चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कितना ख़तरनाक है ये नया वेरिएंट और इसके बारे में क्या वही है जो सिम्टम्स हैं, तेज़ बुखार होना, सांस का उखड़ना, सिम्टम्स वही हैं? किस हवाले से ये ज़्यादा ख़तरनाक है नया वेरिएंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि ये वेरिएंट जो है ये पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में जो आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो वजह यह है कि जो ये फुटबॉल नुमा होता है और उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं और वहाँ पे ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए ये फिर दाखिल होता है इंसानी खलिए के अंदर। तो वहाँ तब्दीलियाँ आ गई हैं और उसकी वजह से अब ये आसानी से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है। दूसरा मसला यह है कि वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं वो पुराने वाले वेरिएंट की बुनियाद पे हुई हैं और उनके इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की बुनियाद पर हुई हैं। तो अब सवालिया निशान पैदा हो गया है कि किस हद तक वो वैक्सीन इस पर इफ़ेक्टिव होंगी और ख़्याल किया जा रहा है कि अब शायद वो वाली वैक्सीन जो पहले की हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो इस नए वेरिएंट के खिलाफ। नई वैक्सीन के पीछे भागना पड़ेगा, नई वैक्सीन दरियाफ्त करनी पड़ेंगी इस दुनिया को, और उसके लिए साल 1.5 साल लगेंगे कि आपके पास नई वैक्सीन आए। जब तक एक और वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट और तीसरा वेरिएंट, पता नहीं कितने वेरिएंट्स आ चुके होंगे जब तक आप इस वाले वेरिएंट की वैक्सीन तैयार करके मार्केट में लाती हैं। मतलब कि मौजूदा जो वैक्सीन लग चुकी है लोगों को पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ये वायरस शिकार कोई इंसान होता है तो उसके असरात कम होंगे या उस तरीके से उस जल्दी से ये इफेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई वैक्सीनेटेड है? किसी हद तक प्रोटेक्शन होगी, लेकिन किस हद तक होगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी ये नया वायरस है, नवंबर में ही डिस्कवर हुआ है, तो इस पर अभी ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन दुनिया की इस वक्त अक्सर आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो आप अफ्रीका में देखें तो सिर्फ 24% आबादी वैक्सीनेटेड है और 75% तकरीबन 76% नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि मगरिब ने होर्डिंग कर ली है। कनाडा ने जितनी ज़रूरत थी उससे 400% ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद ली, यही यूरोप के ममालिक ने किया, और अफ्रीका और दूसरे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं बची। और अब उसका जो नतीजा है वो आपके सामने आ रहा है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया में देखें तो ये कम नहीं हुआ और ये हमने कोई जंग जीती नहीं है, अभी भी जंग हार रहे हैं। ये कैसे हमने ये जब पता ही नहीं है, अभी केसेस इतने सामने आए नहीं हैं, तो फिर ये कैसे हमने ज़्यूम कर लिया या दुनिया इससे डर रही है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? अभी तो कोई चीज़, नंबर ऑफ केसेस अभी कुछ सामने नहीं आया।
वो इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि कहाँ कहाँ पर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसमें कोई 50 के लगभग 52 के करीब म्यूटेशंस हो चुकी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और जिन जगहों पे म्यूटेशंस हुई हैं उससे जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा आसानी से फैलेगा, ज़्यादा जो है ये जो चेंजेस आई हैं वो आपके एंटीबॉडी सिस्टम को, जो आपका दिफाई निज़ाम है, उसको धोखा देगा, और इसके अंदर फैलने की बहुत ज़्यादा, इन्फेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा चांस है। ये साइंटिस्ट स्ट्रक्चर से जांच लेते हैं कि ये तकरीबन 30,000 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं लड़ियों की तरह, और कहाँ कहाँ पे तब्दीलियां आ रही हैं, उनके क्या असरात होते हैं। दुनिया एक बार फिर से पीछे जाएगी, कारोबार बंद होंगे, लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, स्कूल्स बंद होंगे। अभी भी 10% तकरीबन 10% इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं खाली 2-3 रोज़ के अंदर, जो इसके बारे में जो न्यूज़ फैली हैं दुनिया में। और ये समझा जा रहा है कि अगर ये फैल गया तो ये बहुत तेज़ी से छा जाएगा और पुराने डेल्टा वेरिएंट जो है उसको दबा देगा। तो ये जो है ये 5वीं वेव आई है, उसके बाद 6ठी वेव और 7वीं वेव। तारीख में कभी ऐसे हुआ है? हमने देखा है कि मुख्तलिफ वायरसेस आते रहे हैं, बीमारियां फैलती रही हैं, लेकिन इतना लंबा लिंगर ऑन करने वाला और पूरी दुनिया को एक वक्त में लपेट में लेने वाला ऐसा वायरस कभी फैला है दुनिया में? जी बिल्कुल। अब आप देखें कि इन्फ्लुएंजा वायरस को देख लें कि स्पेनिश फ्लू आया था जिससे दुनिया की 1/4 आबादी मुब्तदा हो गई थी और बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई थी। और आज भी इन्फ्लुएंजा वायरस मौजूद है अपनी दूसरी शक्लों में। ये ख़ुद कोरोना वायरस जो है इसके आबाओ अजदाद तकरीबन 5 करोड़ साल पहले दुनिया में आए थे, और एक अभी जो एविडेंस आ रही है कि तकरीबन 10,000 साल पहले ये कोरोना वायरस जो है ये साउथ एशिया में आया था और फैला था, जिसमें चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में फैला था। और उसके बाद मोर रिसेंटली सार्स और मर्स जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है, वो आज से 20 साल पहले और 10 साल पहले फैल चुके हैं। तो ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। वायरसेस आते हैं, फिर वो तब्दील करते हैं और फिर बहुत सी दफ़ा रह जाते हैं और फिर हटते नहीं हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जिसका मैंने जिक्र किया, आज भी मौजूद है और आज भी बहुत सारे लोग वैक्सीन्स लगवाते हैं इसके ख़िलाफ़ सर्दियों से पहले, ताकि इसका असर इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन जिस अंदाज से ये वाला वायरस कोरोना वायरस फैला है, इसकी सामने ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि इसमें फैलने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से अमवात वायरस के फैलने का मौसम से भी कोई ताल्लुक होता है? सर्दी में ज़्यादा फैलता है या गर्मी में ज़्यादा फैलता है? क्योंकि हम देखें 4 महीने बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन रहता है, 4-6 महीने, उसके बाद चीज़ें कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये वैक्सीनेशन की वजह से होता है या मौसम के लिहाज से भी इसमें तब्दीली आती है? कोरोना वायरस के बारे में अभी कोई एविडेंस नहीं है कोविड-19 के बारे में कि इसका कोई मौसम से कोई ताल्लुक है। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरे वायरसेस जो हैं उन पर मौसम का यकीनन असर होता है और सर्दियों में ज़्यादा फैलते हैं। लेकिन अभी तक जो कोरोना वायरस का है, अब रोज़ाना नए केसेस तकरीबन 6,70,000 या 7 लाख नए केसेस दुनिया में आ रहे हैं कोविड-19 के आज भी। तो ये जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ये दुनिया में घटा नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोग अक्सर वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और जब तक ये मौजूद होगा तो इसमें म्यूटेशंस होती रहेंगी, क्योंकि अंदर आपके जिस्म के अंदर जो फोटोकॉपिंग हो रही है, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसके अंदर फिर नई स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं और उसमें से जो ऐसी ख़तरनाक होती हैं वो छा जाती हैं। तो आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी पाकिस्तान में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।